हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं संवैधानिक उपचारों के अधिकार एवं महत्व के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने संविधान संशोधन से संबंधित बातों पे चर्चा की थी और आज हम बताएंगे आपको संवैधानिक उपचारों के अधिकार और एवं उसके महत्व के बारे में बताएंगे। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर कुछ पूछना हो तो हमें कमेंट ज़रूर करें। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो संविधान से संबंधित है और यह है संवैधानिक उपचारों के अधिकार एवं उसके महत्व के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार आखिर क्या है और कैसे इसका क्रियान्वयन किया जाता है। यह अनुच्छेद 32 के तहत हम लोग को मिला है और देखते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार स्वयं में कोई अधिकार ना होकर अन्य मौलिक अधिकारों का रक्षोपाय है। मतलब यह अन्य मौलिक अधिकारों का रक्षा करना है। मतलब यह एक तरह से उपचार है। जैसा कि मान लीजिए कि आपको कोई बीमारी होता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं। वैसे ही अगर आपके मूल अधिकार का उल्लंघन हुआ, अगर आपके मूल अधिकार का मतलब पालन नहीं किया गया तो आप कहाँ जाएंगे? तो इसका मतलब है डायरेक्ट आप उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो वही बात यहाँ पे है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार एवं उसके महत्व के बारे में। मतलब यह स्वयं एक अधिकार न होकर अन्य मौलिक अधिकारों को रक्षा करने का एक उपाय है। इसके अंतर्गत व्यक्ति मौलिक अधिकारों के हनन की अवस्था में न्यायालय की शरण में ले सकता है। मतलब कि अगर मौलिक अधिकार का उपचार चाहिए तो आपको न्यायालय जाना पड़ेगा। कहाँ? अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताया। एक अनुच्छेद जिसके बिना संविधान अर्थविहीन है। मतलब कि इसके बिना कोई संविधान का अर्थ ही नहीं है। अगर देखा जाए तो अगर एक ऐसा अनुच्छेद है कि जिसको हटा देने पर पूरा मूल अधिकार समाप्त हो जाएगा, वह है अनुच्छेद 32। यह संविधान की आत्मा और हृदय है। हालांकि यह इसका इतिहास बहुत पुराना रहा है। हालांकि इसको सबसे पहले रिट जारी करने का अधिकार ब्रिटेन के राजा महाराजाओं के पास होता था। वे लोग भी इसको रिट जारी करते थे, इसलिए इसको न्याय का झरना के नाम से भी पुकारा जाता है। न्याय के झरना भी हम लोग बोलते हैं। और आगे है कि अनुच्छेद 32 का उद्देश्य मूल अधिकारों की रक्षा एवं प्रभावी संरक्षण हेतु गारंटी, प्रभावी, सुलभ, संक्षेप उपचारों की व्यवस्था है। मतलब इसमें सुप्रीम कोर्ट यह आपको मूल अधिकारों की रक्षा की गारंटी देती है, जिसके अंतर्गत मूल अधिकारों की गारंटी दी गई है, अन्य अधिकारों को नहीं। मतलब इसमें सिर्फ मूल अधिकारों को गारंटी दिया गया है, अन्य अधिकारों को नहीं दिया गया है। जैसे गैर मूल संवैधानिक अधिकार, असंवैधानिक लौकिक अधिकार, ये सब। भारतीय संविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को अधिकारों की रक्षा करने के लिए लेख, निर्देश और आदेश जारी करने का अधिकार है। मतलब वह लेख, निर्देश या आदेश के तहत आपको जारी कर सकती है, रिट जारी करती है। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय 226 के तहत रिट जारी करते हैं। मतलब मूल अधिकार में सिर्फ मूल अधिकारों के लिए अनुच्छेद 32 का प्रयोग होता है और अन्य अधिकारों के लिए भी 226 का प्रयोग किया जाता है। मूल अधिकारों के में ही अनुच्छेद 32 शामिल है। अनुच्छेद 32 के 2 में रिटों की चर्चा की गई है, जिससे संवैधानिक उपचारों के अधिकार की महत्ता प्रतिपादित होती है। तो हालांकि अनुच्छेद 32 में 4 प्रकार के अधिकार के बारे में चर्चा की गई है, जिसका आप जानते हैं। 32 के ए में कहा है कि अगर आपको मूल अधिकार का हनन हुआ, अगर आपके मूल अधिकार पर किसी भी तरह के प्रतिबंध लगाए गए, तो उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इतना बात अनुच्छेद 32 के ए में लिखा गया है। दूसरा अनुच्छेद 32 का बी कहता है कि उस हालात में सुप्रीम कोर्ट रीट जारी कर सकता है। मतलब अनुच्छेद बी कहता है कि 5 प्रकार के रीट जारी करते हैं सुप्रीम कोर्ट और मौलिक अधिकार के तहत सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जारी करता है, लेकिन अनुच्छेद 226 के तहत फिर हाई कोर्ट भी जारी करता है। और 32 के सी तीसरा में बोला गया है कि संसद सुप्रीम कोर्ट के अलावा अन्य न्यायालयों को भी रीट जारी करने का अधिकार दे सकती है। मतलब संसद जो है मूल अधिकार मतलब सुप्रीम कोर्ट के अलावा
अन्य न्यायालयों को भी रीट जारी करने का अधिकार इसके तहत दे सकती है, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। और अनुच्छेद 32 का डी कहता है कि सुप्रीम कोर्ट जाने के अधिकार को किसी भी संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता। मतलब अनुच्छेद 32 को समाप्त नहीं किया जा सकता। हालांकि आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 32 पर प्रतिबंध लग जाते हैं और अनुच्छेद 32 को निरस्त किया जा सकता है, सिर्फ 20 और 21 ही क्रियान्वित होते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि इसमें 5 प्रकार के जो रीट होते हैं वो 5 प्रकार के रीट कौन कौन से हैं। तो पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट वो पहला हो जाता है। इसके अंतर्गत गिरफ्तारी का आदेश जारी करने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वह बंदी को न्यायाधीश के सामने उपस्थिति दर्ज करें। मतलब इसके तहत अगर किसी को हिरासत में लिया जाता है तो उसको आदेश जारी करती है सुप्रीम कोर्ट कि आप इसको किस हिसाब से कैद किए हुए हैं। जैसा कि उदाहरण के तौर पे अगर एक भाई को मतलब एक आदमी को उसको किसी पुलिस ने बंदी बना लिया, तो दूसरा भाई उसके पास जाता है और उससे बोलता है कि भाई आप किस हिसाब से आप हमको इसको बंदी बनाए हुए हैं। पुलिस कहता है कि अच्छा तू हमको कानून पढ़ाएगा, अब आप तुमको भी बंदी बना लेते हैं, और उसको भी बंदी बना लिया। अब तीसरा भाई क्या किया, वह सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। वो संविधान को पता था उसको, और उस सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और बोला कि देखिए हमारे भाई को इन लोगों ने बिना मतलब को बंदी बना लिया है। अब सुप्रीम कोर्ट देखी, अब सुप्रीम कोर्ट वहाँ से डायरेक्ट आपके जो आसपास के कमिश्नरी होगा वो डायरेक्ट कमिश्नर को फ़ोन करेगी, भाई ये क्या हो रहा है आपके ज़िला में, आपके राज्य में मूल अधिकार का हनन हो रहा है। अब वो कमिश्नर क्या करेगा कि एसपी को बताएगा कि अरे आपके डिस्ट्रिक्ट में तो ये मूल अधिकार का हनन हो रहा है, जाके जांच करिए उसका, और अगर इस जांच में वह निर्दोष पाया जाता है तो उसको छोड़ दिया जाएगा। तो मतलब ये है बंदी प्रत्यक्षीकरण का सिद्धांत। इसके अंतर्गत गिरफ्तारी के आदेश को जारी करती है और उसी मतलब न्यायाधीश उसको मतलब एक रीट जारी करती है, वही है बंदी प्रत्यक्षीकरण। और उसके कैद करने की वजह बताएं, मतलब पूछती है कि आप इसको कैद किस लिए किए हुए हैं। न्यायाधीश अगर उन कारणों से असंतुष्ट होता है तो बंदी को छोड़ने का हुक्म जारी कर सकता है। मतलब न्यायाधीश अगर उससे असंतुष्ट होता है, उसको जांच में अगर वह निर्दोष साबित होता है तो उसको छोड़ने का हुक्म जारी कर सकता है। अब दूसरा में आते हैं, दूसरा है परमादेश रीट। मतलब इसका मतलब है कि आदेश जारी करना। इसके तहत आदेश जारी, इसके द्वारा न्यायालय अधिकारी को आदेश जारी करते हैं कि वह उस कार्य को करें जिसके क्षेत्र के अधिकार के अंतर्गत है। मतलब इसके तहत यह कहती है कि आप अपने कार्य को सही ढंग से करें, आदेश देती है कि आप अपने कार्य को सही ढंग से करें। मतलब कि जैसे कि उदाहरण के तौर पे करें कि इसको सरकारी अधिकारियों पर लागू किया जाता है। जैसे कि अगर मान लिए कि आप किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन के लिए जाते हैं और वह सरकारी कॉलेज में एडमिशन के लिए जाते हैं और उसके जो प्रोफेसर हैं या फिर जो प्रिंसिपल हैं वो आपके एडमिशन लेने से मना करते हैं। अब आप क्या करते हैं, डायरेक्ट सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट जाकर बताएंगे कि ये हमको किसी आधार पे, जैसे मान लीजिए कि आपको जाति के आधार पे या किसी अन्य आधार पे एडमिशन लेने से मना किया है, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और बताएंगे कि हमको जाति के आधार पे एडमिशन लेने से मना किया या फिर किसी भी आधार पे एडमिशन लेने से मना किया है। अब वो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, डायरेक्ट वाइस चांसलर के पास एक आदेश भेजेगी कि आप पे क्या कर रहे हैं, कि आपके क्षेत्र में क्या हो रहा है, इसको आप देखिए। और वाइस चांसलर जाकर उस मतलब जो होगा वो आपको एडमिशन को लेगी या फिर जो भी करेगी वह करेगी फिर आगे। अब तीसरा में आता है, वो तीसरा में है प्रतिषेध रीट। तीसरा में प्रतिषेध रीट क्या है, इसके बारे में जानते हैं। यह किसी भी न्यायिक या अर्ध न्यायिक संस्था के विरुद्ध जारी किया जाता है। मतलब न्यायिक या अर्ध न्यायिक संस्था के विरुद्ध जारी किया जाता है। इसके माध्यम से न्यायालय के न्यायिक अर्ध न्यायिक संस्था को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकलकर कार्य करने से रोकती है। मतलब यह न्यायालय, ऊपरी न्यायालय निचले न्यायालय को यह आदेश देती है कि आप अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर का कार्य ना करें, अपने ही अधिकार क्षेत्र में कार्य करें।
इसको सिर्फ न्यायालय के ऊपर नहीं बल्कि प्रशासन के ऊपर भी इसको क्रियान्वित किया जा सकता है, इसको प्रशासन के ऊपर भी लागू किया जा सकता है। जैसे प्रतिषेध रीट का मुख्य उद्देश्य किसी अधीनस्थ न्यायालय को अपने अधिकारिता का अतिक्रमण करने से रोकना है तथा विधायिका, कार्यपालिका या किसी निजी व्यक्ति या निजी संस्था के खिलाफ इसका प्रयोग नहीं होता। मतलब इसका निजी व्यक्ति के खिलाफ इसका प्रयोग नहीं होता है और मतलब इसको सिर्फ और सिर्फ सरकारी संस्थाओं के विरुद्ध ही इसको किया जा सकता है। सरकारी संस्थाएं के ऊपर ही इसको प्रतिषेध रीट को लाती है। जैसे कि मान लीजिए कि निचली न्यायालय कोई ऐसा काम करती है जिसको जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है और वह उस कार्य को करती है या फिर किसी को दंडित करने से संबंधित मामला है, तो जो ऊपरी न्यायालय है वह स्टे ऑर्डर जारी करता है और उसी स्टे ऑर्डर के तहत इसको मतलब रोक दिया जाता है। लेकिन लेकिन क्या होता है कि अगर मान लिए कि रोक तो दी, लेकिन अगर वह काम न्यायालय निचली न्यायालय कर चुकी, मतलब जैसे जैसे वह न्यायालय अगर किसी को दंडित कर चुकी, मतलब निर्दोष है वो और फिर भी वह मतलब उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, लेकिन फिर भी वह उसको दंडित कर चुकी, तो फिर आगे क्या करेगी न्यायालय? आगे क्या करेगी? तो उसी के लिए आगे का जो कॉन्सेप्ट है वो है उत्प्रेषण रीट। मतलब आगे के कार्य के वहाँ पे तो सिर्फ आपको रोक दी कि आप यह काम मत कीजिए, लेकिन यहाँ पे उसके आगे की अगर मान लीजिए कि निचली न्यायालय ने कर दी है तो उसके आगे क्या होगा? यह रिट किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक निकाय जो उस अपनी अधिकारिता का उल्लंघन कर रहा है को रोकने के उद्देश्य से जारी किया जाता है। मतलब इसको भी रोकने के उद्देश्य से जारी किया जाता है, उसमें भी रोकने के उद्देश्य से जारी किया गया था और इसमें भी रोकने के उद्देश्य से जारी किया जाता है। प्रतिषेध व उत्प्रेषण में एक अंतर है। प्रतिषेध रीट उस समय जारी किया जाता है जब कोई कार्यवाही चल रही हो, मतलब जब कोई कार्यवाही चल रहा हो, जो मतलब आगे चल रहा है, उसका कार्यवाही चल रहा है लेकिन उसको निर्णय नहीं सुनाया गया है, तो उस हिसाब में वो प्रतिषेध रीट को जारी किया जाता है। लेकिन अगर वो निर्णय सुना दी तो फिर आगे का काम क्या होगा? आगे के लिए उत्प्रेषण रीट को जारी करेगी सुप्रीम कोर्ट या ऊपरी न्यायालय उत्प्रेषण रीट को जारी करेगी और उसके तहत बोलेगी निचली न्यायालय को कि यह आपके अधिकार के क्षेत्र नहीं है, यह आपने गलत किया, उसको हमारे पास ट्रांसफर कीजिए या फिर किसी वरिष्ठ न्यायालय के पास उसको ट्रांसफर करने के लिए बोलेगी कि आप। और जब उसमें आप अगर मान लीजिए कि किसी को दंडित कर दिया गया है और वह व्यक्ति डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में गया कि यह हमको निर्दोष होने पर भी हमको दंडित कर दिया गया है, तो वह क्या सुप्रीम कोर्ट इस रीट को उत्प्रेषण रीट को जारी करके यह उसको उस मामले को या तो वरिष्ठ न्यायालय के पास ट्रांसफर करेगी या अपने पास बुलाएगी और अगर उसमें निर्दोष को निर्दोष साबित कर दिया गया तो उसको दंड को माफ कर दिया जाएगा, मतलब दंड को हटा दिया जाएगा। और यह जो रीट है उत्प्रेषण या फिर प्रतिषेध रीट यह प्रशासनिक अधिकारियों पर भी लागू होता है, जैसे डीएम, एसपी, ये सब भी, इन सब पर भी मतलब ये अधिकारी पर लागू होता है। मतलब सिर्फ न्यायालय पर ही नहीं, बाकी लोगों पर भी जो कि मतलब जो दंड को सुना सकते हैं, जो निर्णय देते हैं, उनके ऊपर भी ऐसा लागू होता है। और इसका मूल्य उद्देश्य कार्यवाही को रोकना होता है, जबकि उत्प्रेषण रीट की कार्रवाई समाप्त होने के बाद निर्णय समाप्ति के उद्देश्य से की जाती है। मतलब इसका मतलब होता है डायरेक्ट निर्णय को समाप्त करना, निर्णय को समाप्त करने के उद्देश्य से इसको किया जाता है। अब पांचवा रीट जो है वह है अधिकार परीक्षा। अब जानते हैं कि ये अधिकार परीक्षा रीट क्या है। यह इस कड़ी में अंतिम रीट है जिसका अर्थ है कि आप क्या क्या अधिकार है, मतलब इसका क्या अधिकार, आप किस हैसियत से इस पर बैठे। जैसे कि मान लीजिए कि कोई अपने पद को गलत तरीके से धारण करता है, जो उस पद के अयोग्य है और उस पद को धारण कर लिया, तो उसी के खिलाफ यह रिट जारी किया जाता है और उससे सुप्रीम कोर्ट पूछती है कि आप यह क्यों, इसको पद को कैसे धारण कर लिए। होता यह है कि अवैधानिक रूप से किसी सार्वजनिक पद पर आसीन व्यक्तियों के विरुद्ध जारी किया जाता है, मतलब जो उस पद के लायक नहीं है और फिर भी उस पद पे बैठ चुका है, उसके खिलाफ अधिकार परीक्षा को लाया जाता है। साधारण अवस्था में संवैधानिक उपचारों को निलंबित नहीं किया जा सकता, मतलब साधारण अवस्था में तो इसको निलंबित, संवैधानिक उपचारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है। संसद इसको लागू करने के लिए उचित अधिनियम बनाएगा,
मतलब संसद इसके लिए लागू करने के लिए एक उचित अधिनियम बनाएगा। आपातकालीन स्थिति में अध्यादेश अथवा अधिनियम के द्वारा भारत या उसके किसी प्रदेश में आवश्यकता अनुसार कुछ या सभी मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। मतलब आपातकाल की स्थिति में या अध्यादेश के अधिनियम के द्वारा सुप्रीम मतलब इस यहाँ के कहीं पे भी किसी भी एक भाग में भी इसको या तो मतलब निलंबित किया जा सकता है या हाँ निलंबित मतलब यहाँ पे कहीं पर भी किया जा सकता है, फिर पूरे भारत में भी इसको निलंबित किया जा सकता है। किसको अधिकार मतलब पूरे संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। और फिर इसके आगे भी थोड़ा जान लेते हैं कि ये रीटें अंग्रेजी कानून से लिए गए हैं। मतलब यह रीट जो होता है वैसे तो मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया है, लेकिन जो रीट जारी करने की है वो अंग्रेजी कानून से लिए गए हैं, जहां इन्हें विशेषाधिकार रीट कहा जाता था। मतलब यह बहुत ही पहले राजा महाराजाओं के द्वारा भी जारी किया जाता था। मतलब यह ब्रिटेन में के राजा महाराजाओं के द्वारा पहले भी जारी किया जाता था। इन्हें राजा द्वारा जारी किया जाता था, जिन्हें अब भी न्याय का झरना कहा जाता है। मतलब वहाँ पे या फिर यहाँ पर भी इसको न्याय का झरना के नाम से जाना जाता है। तो मतलब जैसे मूल अधिकार का सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वह होता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके इसके तहत ही आप मूल अधिकारों के हनन के खिलाफ न्यायालय जा सकते हैं। जैसा कि अगर संविधान में संवैधानिक उपचारों का अधिकार मूल अधिकार में नहीं होता तो इसका मूल अधिकार होने का कोई मतलब नहीं होता। जैसे चाइना के जो संविधान है उसमें तो मूल अधिकार हमसे करीब 3-4 गुना ज़्यादा है, लेकिन उसमें ये नहीं है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार नहीं है। मतलब अगर हमारा मूल अधिकार का हनन होता है तो हम जाएंगे कहाँ? तो वही चीज़ है होता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मतलब इसके तहत सुप्रीम कोर्ट आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा करेगी और 226 के तहत जो हाई कोर्ट होती है वो आपके मूल अधिकार की रक्षा करेगी। तो यह थी आज की हमारी वीडियो, कैसी लगी ज़रूर बताएं और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें। धन्यवाद।